नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का। देखिए, आज देखेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे इस मॉक टेस्ट में। देखिए, देखना आपके कितने क्वेश्चन सही थे। सबसे पहला, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 है। क्वालिटी साउंड वगैरह ओके। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? If HCF of two numbers is 12 and LCM is 180, if one number is 36, find the other number. सबसे पहले तो देखो, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं थोड़ा, तो आप ये क्वेश्चन लगभग बना पाओगे, वरना आप बेसिक से चलेंगे और बेसिक से चलने के लिए आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा और चैप्टर वाइज, चैप्टर से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे। लेकिन अगर आप कुछ पढ़े हुए हैं या आपको लगता है कि मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं, आप मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट इसीलिए आपके लिए स्टार्ट किया है कि आपको पता चले कि अभी कितना पढ़ना है, हम अभी कहाँ पे हैं, हमें लगेगा कि हमें क्या पढ़ना, हमारे साथ आता है ये सब कुछ। ये चीजें आपकी यहाँ से कक्षा 5 का नवोदय परीक्षा हो, कक्षा 9 की नवोदय परीक्षा हो, या कोई भी ओलंपियाड, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, या इसके बाद बच्चों अगर आप किसी यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो वहां पे केवल यही क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको उसी के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओगे, तभी जाके आगे निकलोगे, क्योंकि ये जमाना कंपटीशन का है। चलिए, तो थोड़ा अगर मान लो किसी को ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल हमारे से बाहर है, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से बैच स्टार्ट करेंगे, जो वो बिल्कुल बेसिक से जीरो से सीखेंगे। ये केवल क्वेश्चन सोल्व करना और आपको ये देखना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, आप कितने क्वेश्चन बना सकोगे। लैंग्वेज दोनों रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से ज्यादा रहेगा। चलिए, दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ आप सभी को पता है। एचसीएफ देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, यहां से सही दिखाई देगा ना। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 180। आराम से करेंगे छोटे बच्चों के हिसाब से, ये बड़े बच्चों की क्लास नहीं है। एचसीएफ कितना है? 12 है और एलसीएम कितना है? 180, 180। यदि इनमें से एक संख्या दे दी गई आपको 36, तो आपको दूसरी संख्या निकालने के लिए ही पूछेगा हमेशा। कभी भी आपको एक बात याद रखनी होगी अभी बेसिक में, बाकी तो डिटेल से सीखना पड़ेगा, क्लास चैप्टर वाइज बुक से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन सीख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको एक बात याद रखनी चाहिए, हमेशा कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, अगर दो संख्याओं को गुणा करोगे तो उनका एचसीएफ और एलसीएम हमेशा बराबर होंगे। ये बात आपने कक्षा 3 से स्टार्ट किया होगे, एलसीएम एचसीएफ सीखे होगे। ब्लर तो क्या करेंगे भाई? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दी हुई है 36, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, बराबर एचसीएफ कितना दे दिया? 12 और एलसीएम दिया हुआ है 180। 36 गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू 12 इंटू 180, यानी 36 का गुना किसी संख्या में किया गया होगा तब 12 गुना 180 के बराबर प्राप्त हुआ होगा। 36 से छोटे बच्चों के जैसे ही करो, चलो 12 गुना 180 किससे डिवाइड होगा? ये 36 से, और अगर ये 36 से डिवाइड होगा, 12 से 36 डिवाइड होगा 3 बार। देखो बच्चों, ऐसे नहीं करेंगे कि भाई हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 में, फिर 36 से डिवाइड करेंगे, तो संख्याएं बढ़ेंगी। आपको देख लेना कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी, किसी एचसीएफ से कटेगी, और ये ही बत्ते धीरे धीरे सीखेंगे। अब ये समझो कि इसका मतलब आप मैथ में अभी पीछे हो बहुत ही ज्यादा, लेकिन आगे निकलने के लिए लगातार और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। 12 से 36 कटेगा 3 बार और 3 से 180 कटेगा 60 बार।
यानी दूसरी संख्या बनेगी 60। कितना बनेगा? 60। और आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी का आंसर होगा 60। जो कोई डाउट होंगे स्पीड के बारे में या ये लगेगा कि हमें बेसिक से ही पढ़ना होगा, वो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर से मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको हर प्रकार का समाधान दूंगा। या कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हमें बेसिक से कैसे पढ़ना होगा। चलिए, ओहो, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सेकंड। 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? 24, 36, 24, 36 and 54. Find the LCM of 24, 36 and 54. 24, 36 और 54 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। सभी बच्चे लगभग बेसिक से हिंदी से ही पढ़े हुए हैं और हिंदी अच्छे से बोल लेंगे। बस केवल 24 को 24 बोल देना है, इंग्लिश नहीं होता बच्चों। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54। फिर भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करेंगे और आपको अच्छा फील होगा, उसी में पढ़ेंगे। 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए अगर आप छोटे क्लास 5 के बच्चे हैं तो आप एलसीएम ऐसे निकालते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो फिर ये तरीके एक्सपायर है वहां पे। बस यही अंतर है आपके पढ़ने में और कंपटीशन को पढ़ाने में। तो आपको कंपटीशन लेवल पे जाना, इधर आना, इधर से आप निकाल लेंगे। अभी मैं दिखा रहा कि आप कैसे निकाल लेंगे। 24 को लिखेंगे, ये 2 से फैक्टर करते चलोगे तो ये टाइम लगेगा, यानी ये मान लिया गया ये आपसे आता है। जिनसे नहीं आता तो उनके लिए एलसीएम की बेसिक से स्टेप बाय स्टेप में चलूंगा। अभी आपको कैसे करना, अगर आप किसी पेपर में गए और आपको नवोदय का या कोई भी ओलंपियाड या कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां पे केवल सोल्व करके नहीं दिखाना, आपको वहां पर टाइम के अंदर करना। और टाइम के अगर अंदर करना होगा तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप इस स्पीड से नहीं चल सकते, अगर इस स्पीड से चलेंगे तो पीछे रह जाएगी आपकी गाड़ी। आपकी गाड़ी तेज भी चले लेकिन बैलेंस रहे कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना न हो। चलिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तीनों संख्याएं किसी कॉमन संख्या से कटेंगी। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये 6 से भी कटेगा, ये भी 6 से डिवाइड होगा और ये भी 6 से। तो अगर ये तीनों संख्याएं 6 डिवाइडेड बाई 6 है तो आप लिखेंगे 6 गुणा 4, 6 गुणा 6 और 6 गुणा 9। इतनी बात बता दोगे आराम से, आपके समझ आया। 6 गुणा 4, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 9 54। क्वेश्चन केवल 10 ही रखा करेंगे आज के बाद क्लास में, क्योंकि ये क्लास लंबी होगी। अब क्वेश्चन में 10 इसलिए रखूंगा क्योंकि आप बच्चे आराम से 10 क्वेश्चन को हम आधे घंटे तक आराम से सोल्व किया करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन होगी तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा अभी। चलिए, फिर भी 6 गुना 4, तो जो संख्याएं मिली हैं उन्हें एक बार लिख लेंगे 6। अब यहाँ पे 4 लिखो आप, जो है जो मिलेगा सभी में एलसीएम निकालने के लिए यही है। अगर जो सभी में मिलेगा सभी को एक साथ ले लेंगे। तो 6 इज कॉमन। 6 नंबर क्या है बच्चों? कॉमन है। तो आपने 6 को बाहर लिया, 4 उठाया, 4 है, अब 4 भी लेंगे, लेकिन ये वाला 6 नहीं लेंगे। अब फिर तो सभी ले लेंगे। अगर आप ये भी 6 लोगे यार, ब्लर होगा। चलिए, अगर आप फिर तो सभी ले लोगे। अब यहां देखेंगे इस 4 में और इस 6 में क्या संख्या है कॉमन है। कॉमन संख्या केवल एक ही बार लेंगे। अभी लगेगा ये बहुत बड़ा है, ये तो 1 सेकंड में बना देना होता है। यहाँ पे बनाओगे तो ये समय लेगा, ये समय नहीं लेगा, ये सीखने में समय लेगा। तो आप देख रहे हो, तो इस 4 में ये 2 आया तो ये 2 आया, अब केवल 3 बचा हुआ है। 2 तो आ गया, ये डबल 2 कितनी बार आया? 2 बार। 2 इज कितने टाइम आया? 2 टाइम। और ये आप देख रहे हो ये 2 भी आया इसमें और ये 3 भी आया, लेकिन इस 3 में से केवल एक 3 आया। कितनी बार आया? एक बार।
तो ये बनेगा 3। एक सेकेंड, चलिए लाइट कट कर गई थी। चलिए 3, तो ये बना 6 × 4 × 3 × 3, 6 × 4 करेंगे 24 बनेगा, 24 × 3 करेंगे 72 बनेगा, और 72 × 3 करेंगे 216, 216 बनेगा। कितना बनेगा? 216, 216। तो आंसर क्या होगा? ये कब सीखेंगे? ये कक्षा 4-5 के बच्चे से अलग से सीखेंगे बेसिक क्लास में, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि एग्जाम में पेपर कैसे बनाना। अभी मुझे पता आप एग्जाम के पेपर नहीं बना सकते, और जिनकी तैयारियां अच्छी होंगी उनकी समझ भी आ रहा होगा, लेकिन जिनकी समझ नहीं आ रहा वो सोचे कि अभी हमें यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका अंतर 24 है, बड़ी संख्या क्या होगी? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9। The ratio of two numbers is 7:9 and their difference is 24. Find the larger number. देखिए सबसे पहले अनुपात, रेशियो, अगर आपने पढ़ा होगा तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो खुद से सोचिए कि कैसे बनाओगे। तो उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, उसके लिए आपको बेसिक से चीजें पढ़नी होगी। अभी मैं केवल क्वेश्चन समझा दूं, बिल्कुल डिटेल में एक क्वेश्चन से एक चैप्टर नहीं होगा, समझ गए? चलिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 7:9, और उनका अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 24। अंतर यानी डिफरेंस कितना है? 24 मतलब 24। अब मुझे एक बात बताओ, 7 और 9 का डिफरेंस तो बता दोगे आप। 7 और 9 के बीच डिफरेंस है 2। कितना है ये? 2 अंकों का डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच 2 नंबर का डिफरेंस है। तो जितना 9 में से 7 घटा के आया होगा वो डिफरेंस को डिवाइड लगाओगे 24 से और गुणा करोगे। क्या इसने बोला बड़ी संख्या बताओ, तो 7 और 9, 7 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है, तो 9 से गुणा कर देंगे। अगर आपसे पूछता छोटी संख्या बताओ तो आप 7 से गुणा करते, आपसे पूछा बड़ी संख्या बताओ आप 9 से गुणा करेंगे। आपसे पूछेगा दोनों संख्याओं का योग टोटल बताओ कि दोनों संख्याएं कुल कितना है, तो आप जोड़ के बताओगे, लेकिन एक ही क्लास में सब कुछ नहीं बताओगे, इसलिए उलझ जाओगे। अभी तो ये समझे कि हमें क्या सीखना है, और जिन चाहता है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके ये क्वेश्चन बने वे समझे और उनके पेरेंट्स समझे कि आपका बच्चा बहुत आगे है, उसे अच्छे तरीके से तैयार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर वो होशियार है तो अब अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो वो कुछ अच्छे काम करके देगा आपको जीवन में, लेकिन अगर आप डील करेंगे तो फिर। और जिनके बच्चे कमजोर हैं उन्हें तो शुरुआत से चलना पड़ेगा। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है और कुल आय 6400 है। बी की आय क्या होगी? द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड देयर टोटल इनकम इज 6400। फाइंड बीज इनकम। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद कोशिश, आपको रोजाना क्वेश्चन मिलेंगे और आपको रोज क्वेश्चन बनाने होंगे और फिर देखना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और अगर सही भी थे तो हमने किस तरीके से किए। सबसे जरूरी यहाँ पे तरीका। देखिए ये दिया हुआ ए और बी की आय का अनुपात है 3:5। ए बी की आय इनकम कमाई का अनुपात है 3:5। जो भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर, या व्हाट्सएप कर देंगे मुझे। और कुल आय 6400 रुपए। कुल अर्निंग, कुल कमाई कितनी है? 6400, जिसमें ए कमा रहा 3 यूनिट, बी ने कमाए 5 यूनिट। ये यूनिट में ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। 3 और 5 8 यूनिट। 8 को 6400 से भाग लगाओगे, 6400 डिवाइडेड बाई 8, तो इज इक्वल टू क्या निकालना आपको? जिसकी वैल्यू निकालनी, द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:5, देयर टोटल इनकम 600। फाइंड बीज इनकम। किसकी इनकम निकालनी है? बी की। तो बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। बस इतने बड़े आंसर होंगे। और कंपटीशन में केवल यही देखना होता है कि आप क्वेश्चन कितना कम समय में बना रहे, आप क्वेश्चन कितने बना रहे भूल जाओ, कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर मान लो आपको 40 क्वेश्चन 40 मिनट में बनाने थे
अगर आपको 40 क्वेश्चन 40 मिनट में बनाने और आपसे 40 के 40 आवे, लेकिन आपको चाहिए उसके लिए 400 मिनट, तो आप फेल है। अत्ते आपसे 40 है, लेकिन जब वो 400 मिनट में बनाओगे तो फिर आप फेल हो। आपसे 30 बनाओ, लेकिन कम से कम समय का ख्याल रखना पड़ेगा जरूर। चलिए, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं सीख सकते आप। किसी संख्या को 20% बढ़ाकर फिर 20% घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द रिजल्ट? यानी ये बोल रहा है आपसे कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ा दो, बढ़ा दिया 20%, फिर उसे 20% घटा दो। अब बताओ, तो कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स सोचेंगे कि ये तो 0% यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले ये गलत है, ये सोचना ही गलत है कि अगर आपने 20, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए थी, आपने 50 रुपए बढ़ाए, 150 हुए, और आपने 50 ही रुपए फिर से घटा दिए, 100 हुए, तो ये सही है। आप जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हो, लेकिन वो रुपए में बढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये 20%, यहाँ पे कैसे बढ़ाया गया? परसेंट में। और किसी संख्या का कोई परसेंट कुछ होगा, किसी संख्या का कोई परसेंट कुछ होगा, इसलिए ये हमेशा अगर डायरेक्ट भी याद रखेंगे, अगर ऐसे किया गया होगा तो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा, केवल इंक्रीज नहीं होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो कैसे, बस अभी के लिए तो 20% बढ़ाना, और कितना डिक्रीज होगा? केवल डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? अगर ये बताना होगा 20 गुना 20 करेंगे, कितना बढ़ाया? 20 बढ़ाया। कितना घटाया? 20 घटाया। 10 बढ़ते 10 घटते 10 गुना 10 करते, 20 बढ़ाया 20 घटाया, 20 गुना 20, 20 इंटू 20 अपॉन 100। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अंदर डिटेल में मिलेगी। यही तो कंपटीशन है, वरना 4 5 6 7 8 में सभी नहीं पढ़ते, और ये जोड़ना भी सभी से आता है। इसलिए तो जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे निकलेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो फिर सोचेंगे कुछ ना कुछ। तो क्या होगा? केवल कमी होगी। कितनी कमी होगी? 4%। लेकिन इसने पूछा परिणाम क्या होगा, छोटे बच्चों के हिसाब से पूछ लिया। परिणाम हमेशा क्या होगा? घटेगा, कम होगा, लॉस होगा। आप आंसर मिलाना अपने, इसके कितने थे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरे सर इतने क्वेश्चन सही बने। ईमानदारी तो खुद से रखनी पड़ेगी, खुद को सफल बनाना तो खुद की ईमानदारी खुद से ही रखेंगे। अगर आप गलत बताओगे मुझे कि मान लो सही बनते भी गलत बताओगे, तब मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा। और अगर आपको लगेगा कि नहीं सर मेरे से तो आ रहे सब, तो मुझे भी लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा और तुमसे सब आ रहा, तो ये तो कम बताना चाहिए। तुम कम से कम बताओगे, मैं ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करूंगा। चलिए, 600 अंकों की परीक्षा है, 72% अंक। 600 अंकों की परीक्षा में 72% अंक पाने के लिए 72% अंक पाने वाले छात्र के कितने अंक होंगे? केवल परसेंटेज को 600 की परीक्षा है तो 600 600 इंटू 72/100, 600 गुना 72/100, तो 100 से काट देंगे इसको 2 जीरो बार, और ये बनेगा 6 दूनी 12, 2 7 छंग 42 और 1 43, यानी 72 का मल्टीप्लाई किसमें किया गया? 6 में, तो कितना बना? 432। क्या आंसर बनेगा? 432, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी डाउट होंगे मुझे बताना एक बार। और यहाँ पे पेरेंट्स भी अपने बच्चे को देखेंगे कि उसका बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए और अभी कितनी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्रय मूल्य 450 और विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य सीपी, ये चीजें प्रॉफिट लॉस है, मतलब ये चीजें डिटेल में सीखेंगे। अभी तो केवल आप आंसर देख लेंगे। सीपी 450, एसपी 540, वरना कई घंटे एक एक सवाल को समझाने में 1 घंटा लगेगा कम से कम, जब जाकर डिटेल तक जाओगे आप। सीपी 450, एसपी 540, यानी सीधी भाषा में ये बोला गया कि कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस इज 450 एंड सेलिंग प्राइस इज 540, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे बोला कि आप लागत पोस्ट यानी लाए थे 450 में और बेच दिया गया 540 में, तो लाए 450 में, बेचा 540 में, क्या हुआ? पहला सवाल। तो आप बता दो लाभ हुआ। अगर ज्यादा बेचेंगे, मोटी बात है सभी को पता है तुम्हें कि लाभ होगा, और अगर कम में बेचेंगे तो हानि, लॉस होगा।
प्रॉफिट होगा ज्यादा में बेच के और लॉस होगा कम में बेच के। दूसरी बात, कितने का लाभ हुआ तो घटा के बता दो, 540 में से 450 घटा दो, जो मिला वही प्रॉफिट है। और लॉस होता तो ज्यादा में से घटता, लेकिन कौन सी संख्या पे लॉस प्रॉफिट हो रहा, अगर सीपी छोटा है तो लॉस होगा, और अगर एसपी छोटा है, सॉरी, अगर सीपी छोटा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एसपी छोटा है तो लॉस होगा। मैं लिख देता हूं, सीपी अगर छोटा हुआ एसपी से तो क्या होगा, सीपी है यहाँ पे, सीपी बड़ा है यहाँ पे, तो ये होगा लॉस, यानी खरीदा ज्यादा में और बेच दिया कम में। और अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से, सीपी क्या होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से तो होगा प्रॉफिट, मतलब एसपी बड़ा होगा, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, एसपी बड़ा होगा सीपी से तो होगा प्रॉफिट, ये बात पता। कितने का प्रॉफिट होगा, 540 में से 450 घटा दो, घटाना आता है, तो ये मिलेगा 90 रुपए। क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 90 रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ, 90 रुपए का। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, तीसरी के बच्चे बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कोई भी बच्चा आपसे पूछा परसेंटेज बताओ, 6 की क्लास में 5 की क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे, तो अब ये मत समझना कि ये तो हमारे लेवल के है नहीं, मतलब आपकी पढ़ाई कमजोर है, आप सही से पढ़ नहीं रहे हो। परसेंटेज के सारे चैप्टर आप ही की क्लास में 4 5 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो परसेंटेज में बताना, तो परसेंटेज में बताने के लिए बताना पड़ेगा 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमेशा केवल सीपी पे होगा। प्रॉफिट केवल किस पे होगा, सीपी पे। लॉस किस पे होगा, सीपी पे। लाभ भी 90 रुपए का, 450 रुपए का लाभ हुआ, किस पे होगा, केवल क्रय मूल्य पे, और हानि होगी केवल क्रय मूल्य पे, यानी दोनों होंगे केवल क्रय मूल्य। याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे याद रखेंगे और धीरे धीरे ही क्वेश्चन बनेंगे। 9 पंजे 45, 5 से कटेगा 20 बार, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 20%। प्रॉफिट लाभ रुपए में कितना था, 90 रुपए, लेकिन लाभ प्रतिशत में कितना है, लाभ प्रतिशत में कितना है, 20%, 20%। 800 रुपए की वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, 800 रुपए की वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। एन आर्टिकल कॉस्टिंग, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 800 इज सोल्ड एट 10% लॉस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश आप बताओगे कमेंट में मुझे कैसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। तो कुछ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से देखेंगे तो वो भी फिर सोचेंगे कि हमारी भाषा में तो बोला नहीं गया, इसलिए फिर भी यहाँ पे देखेंगे 800 रुपए में कोई वस्तु, 800 रुपए की कोई वस्तु है, यानी 800 रुपए उसका कोस्ट लागत मूल्य है, 10% हानि से बेच दिया। 10% हानि का मतलब होगा, देखो 10% हानि का मतलब होगा 100 रुपए का माल 10 रुपए कम करके बेच दिया, यही हानि होगी 10%। 20% हानि होती, 100 रुपए का माल 20 रुपए की कमी से बेच दिया। 30% हानि 30 रुपए घटा दो, जितने परसेंट हानि 100 में से घटा दो, जितने परसेंट लाभ 100 में जोड़ दो। तो 10% हानि यानी 90 में बेच रहे, भाग लगाओ 100 से, 8 नम 72, 720। जिन पेरेंट्स के बच्चे बोल देंगे कि समझ नहीं आ रहा या बहुत ही मुश्किल है, तो उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, और जिन बच्चों की समझ आ रहा उनके लिए एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या आंसर बना था, 720, तो 720 ऑप्शन नंबर बी। अपने आंसर पे मिलाना, इसलिए मैं बताते जा रहा तुम्हें आंसर। बहत्तर किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन दिया हुआ आपका, अ ट्रेन मूव्स एट 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 hours and 30 minutes। क्वेश्चन ये बोला कि एक ट्रेन जो है जिसकी गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर एक गाड़ी चल रही, 2.5 घंटे में ये कितनी चलेगी। तो 2.5 घंटे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 72 किलोमीटर को 2.5 ऐसे भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 72 72 इंटू मतलब मल्टीप्लाई
2 and 1/2 करेंगे तो 2.5, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसी से आपने क्या किया, ढाई मतलब 2.5 में 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया। एक बात बताओ, मैंने इसे जितने रुपए दिए उतने ही ले लिए, ठीक है ना। तो ढाई दूनी मतलब 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई 2/2, क्या बनेगा ये 5/2। कंपटीशन के हिसाब से सीखेंगे, वरना मैं आराम से ये गुणा बताता, आप आराम से गुणा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इससे होगा 2 से 72 कटेगा 36 टाइम, 36 टाइम, और 36 इंटू 5 होगा 180, कितना बनेगा 180। तो ये बनेगा 180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आती है, औसत गति क्या होगी। आपको केवल ऐसे बनाना, आप 60 से गए 40 से आए, फॉर्मूला भी लगता लेकिन नहीं लगाए हम अभी फॉर्मूला। 60 और 40 से कटने वाली, 60 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे, 60-40 का क्या निकाल लिए होंगे एलसीएम। एलसीएम अगर निकाल लिए होगे, 60 से 120 कटेगा 2 बार, 40 से 120 को डिवाइड करोगे 3 बार, मतलब 120 किलोमीटर जाओ, कितने जाओ 120। ये कोई संख्या ऐसी रख लो जो दोनों से भाग लगेगा, रख लेंगे, यानी एलसीएम रख लेंगे, सीधे शब्दों में क्या रखेंगे एलसीएम। तो अब जब ये एलसीएम रखेंगे तो मुझे एक बात बताओ, 120 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति गया होगा 60 की चाल से, कितना समय लगा 2 घंटे। 120 किलोमीटर कोई व्यक्ति जहां पे गए थे वहीं से आओगे, तो जितने गए थे उतने ही आओगे। 120 किलोमीटर गए 40 की चाल से, तो आने में कितना समय लगा 3 घंटे। आने जाने में कुल कितना समय लगा 5 घंटे। आने और जाने में 2 घंटे जाने में लगे और 3 घंटे आने में लगे। और यात्रा कितनी तय की 240, 120 नहीं लिखना है, कितनी 240। अब ये क्वेश्चन हम ऐसे क्यों बना रहे, कंपटीशन के लिए अगर सीखना है तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आना मैटर नहीं करेगा, टाइम मैटर करेगा। बुक से भी सीखेंगे, बुक के हिसाब से भी सीखेंगे, और कंपटीशन के हिसाब से भी सीखेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट पैकेज में। 5, 120, 24 दूनी 48, तो औसत चाल बनेगी 48 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है ऐसे आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बाद बनेंगे। विशेष बैच चलाऊंगा मैं, फिर बनेंगे सभी क्वेश्चन। एक काम को 12 दिन में और बी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर। ए एक काम को करेगा 12 दिन में, बी उसी काम को करेगा 18 दिन में। अगर आप ए को भेज दो 12 दिन में निपटारा, बी को भेज दो 18 दिन में निपटारा, तो आपसे पूछा दोनों को इकट्ठा भेज दो, तो बताओ कितने दिन में काम करेंगे। तो मान लो जब ए गया था 12 दिन काम किया, कुछ काम होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ये समझो जब कुछ काम होगा तो बताओ, नंबर बताओ। तो हमने सोचा कि 36 काम थे, कितने काम थे 36। ये कहां से आया, आप मान लें कि एलसीएम ले लिया। आपको हमेशा ऐसी संख्या रखनी जो कट जाए, कुछ भी रखोगे आंसर बनेगा, लेकिन एलसीएम रखोगे तो भाग लगाना आसान बनेगा, और क्वेश्चन आसान बनाना, मुश्किल नहीं बनाना खुद के लिए। तो 36 को 12 से भाग लगाओगे 3 आया, और 36 को 18 से भाग लगाओगे 2 आया। यानी ए 3 काम करेगा रोज, बी 2 काम करेगा रोज, इसीलिए ए ने 12 दिन में काम किया था और बी ने 18 दिन में किया था। तो अब दोनों अगर काम करेंगे मिलके, तो 3 और 2 कितने काम निपटेंगे 5। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है आपके हिसाब से, मेरी समझ आ रही बात। इसलिए अगर जिस बच्चे ने बनाए हैं वो एक बार बोले कि मैंने बनाई, जिसकी समझ में आए हो अगर किसी एक की भी, तो वो बता दे कमेंट में कि मेरी समझ आई, मतलब मैं समझूंगा कि फिर किस हिसाब से आपके लिए क्या करना है। 36 को 5 से डिवाइड लगाओगे 7 सही 1/5 दिन लगेंगे दोनों को काम निपटाने में। 36 यानी 7 सही 1/5 को क्या लिखा, दशमलव में लिखा 7.2। 36 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 0.2, और ये किसमें आंसर है फ्रैक्शन में, ये आंसर है फ्रैक्शन में। इसका क्या मतलब हो कि कभी आंसर ऐसे मिलेगा, कभी आंसर ऐसे मिलता है, कभी आंसर ऐसे मिलता है। अगर उसे आंसर देना होगा डेसिमल में तो ऐसे मिलेगा, और अगर उसे आंसर देना होगा फ्रैक्शन में तो ऐसे मिलेगा। कंपटीशन के आंसर हमेशा फ्रैक्शन में मिलते हैं, न कि डेसिमल में।
आठ आदमी 10 दिन में काम करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से निपटा रहा, धीरे धीरे करेंगे बाद में। अभी आंसर देख लेंगे। 8 आदमी, क्या आपको लगेगा बहुत लंबी क्लास हुई। 8 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, 5 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? 5 से डिवाइड लगाओ 10 को 2 बार, 8 गुना 2 बनेगा 16 दिन। कितना? 16। आंसर होगा वही ऑप्शन 16 डेज। बी का ऑप्शन 16 आंसर। जीरो से चलेंगे, आप मुझे बता देंगे कमेंट में कि कैसे, कि मुझे स्पेशल जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे बताओ। 5 संख्याओं का औसत 24 है। 5 संख्याओं का औसत, औसत को अगर संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मिलेगा हमेशा। अगर औसत को संख्याओं से गुना किया गया होगा तो टोटल मिलेगा। ये औसत है, ये संख्या है, अगर दोनों का गुना किया ये जो आया ये टोटल है। ये याद रख लेना, जिससे हम क्वेश्चन निपटा सके थोड़ा जल्दी करके। पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। पुत्र की आयु क्या है? पिता और पुत्र में कितना अंतर है? 24 वर्ष का, यानी पिता की आयु 24 वर्ष। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ होगा उस दिन भी 24 वर्ष अंतर था, और अभी अंतर सारी जिंदगी 24 वर्ष ही रहने वाला है। ये थोड़ा सा अलग, यानी एक ही दिन में इतने सारे टॉपिक आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन फिर भी मैं केवल ये दिखा रहा कि आपको कैसे पढ़ना। तो आपने कितने क्वेश्चन बनाए थे? पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़े हैं, ए और बी। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा, यानी 24 वैल्यू है 2 की। अभी मैं केवल आंसर निकाल रहा, फिर उसके बाद आपसे बताऊंगा अलग अलग एक एक चैप्टर में। 12, तो पिता की उम्र 12 थी 36 साल, पुत्र की उम्र 12 एकम 12 साल, लेकिन ये है 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 36 माइनस 5 अगर करेंगे तो पिता की वर्तमान उम्र 5 वर्ष बाद है ना। पिता की वर्तमान उम्र है 31 वर्ष, अगर पिता की पूछेगा। बच्चे की 5 वर्ष पहले उम्र है, यानी वर्तमान उम्र है 7 वर्ष। किसकी बनाना? आफ्टर 5 ईयर्स द सन्स प्रेजेंट एज, बच्चे की उम्र बतानी। किसकी उम्र बतानी? 5 वर्ष बाद उनकी आयु। पुत्र की उम्र, बच्चे की उम्र बतानी, तो आंसर बताओगे 7 वर्ष। जिसने अगर किसी ने बनाया होगा बहुत बढ़िया। ए की आयु 20 से 8 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष पहले यही अनुपात था 3:2। ए की आयु 20 से 8 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 था। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 3 में से 2 को बताओगे 1 मिलेगा। कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन के आंसर देने, इतना ही समय लगता है, 2 2 3 3 5 5 सेकंड, लेकिन उसे सीखने में 2 2 3 3 5 5 साल तक लगते हैं। 2 3 5 घंटे क्लास में नहीं खत्म होगा। यहाँ पे देखिए ए की आयु 20 से 8 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। तो ये है 8 या 24 साल का, और ये है 8 दूनी 16 साल का। लेकिन कब? 4 वर्ष पहले का अनुपात है ये। और अगर 4 वर्ष पहले पहले कोई 24 साल का था तो वो आज होगा 28 साल का, और जो 4 साल पहले 16 साल का था वो आज होगा 20 साल का। क्या बताना हमें? ए की आयु, ए की आयु आज कितनी है वर्तमान में? 20 वर्ष। कितनी वर्ष? क्या पूछा इसने, कब की आयु बतानी? ए की आयु 20 से 8 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो ए की वर्तमान, ए की आयु, अब ए की कौन सी वाली आयु बतानी? ए की आयु नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में। ए की आयु 20 से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 था। 8 से 24, 8 दूनी 16, और अगर 4 साल पहले, यानी ए के बदले में बी की आयु बतानी बस। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सही है, ऐसा ही है क्या? एज older than B 4 years ago their ratio 3 to find age value, यानी यहाँ पे ए की आयु नहीं बतानी, आयु नहीं बतानी, किसकी बतानी? बी की। और बी की प्रेजेंट एज है 28 वर्ष। कितनी है बी की आयु? 28 वर्ष। बी की आयु 28 वर्ष है और ए की आयु है 20 वर्ष। क्योंकि ये इससे कितने साल ज्यादा, मैं ही उल्टा कर रहा हूँ क्या? मैं ही गलत कर रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक तो है। ए की आयु बी से 8 वर्ष ज्यादा भी है, और फिर मैं बार बार इसे बी क्यों पढ़ रहा था, कहीं पर लिखा हुआ तो है ही नहीं। ये ए ही है, और ए की ही आयु बतानी 28 वर्ष सही है, और ये बी है, बी की आयु है 20 वर्ष।
सही लिखा हुआ था, ए को बार बार बी पढ़ दे, यानी यही मैथ के क्वेश्चन थे। अब इनके मैं बाकियों के आंसर बता देता हूँ आपको एक बार धीरे धीरे करके। ठीक है, बाकियों के आंसर में व्हाट्सएप ग्रुप, जो ग्रुप है वहां पे डाल दूंगा या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जिन्हें आंसर चाहिए होंगे या डिटेल में चाहिए होंगे वो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे 9410663332 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। मैं आपको, आप जिस क्लास में होंगे उसी हिसाब से आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे आपको आपके आंसर्स मिल जाया करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कि आपको अगली बार इन क्वेश्चन के आंसर कितने आते थे। बस केवल मैं पढ़ूंगा, आंसर खुद बताओगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यानी इसका मतलब हुआ आपको आर्टिकल पढ़ने होंगे। हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 395। और प्रत्येक आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में पढ़ना होगा, और कितने कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है केवल वही पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अनुच्छेद 19, यानी यहाँ भी आर्टिकल, तो आपको आर्टिकल कैसे पढ़ने में बताऊंगा, कितने पढ़ने, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो पढ़ेंगे और कैसे याद रखेंगे, वो सारे काम मैं बताऊंगा। आप पता लगाना कि इसका आंसर क्या है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, यानी राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी। सारे आर्टिकल आप पढ़ेंगे तभी आप आंसर लगा पाओगे। जिस बच्चे के आंसर सही होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताता रहे, मैं आपको आंसर बता दूंगा। बाकी आपको आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मिलेंगे या टेलीग्राम पे। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्तियां, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संसद की शक्तियां और राज्य सूची। यानी इन सारों के बारे में जानना जरूरी है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, एक दिन में नहीं सीख सकते। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, संसद में क्या, संसद के पास क्या क्या शक्तियां हैं, और राज्य में राज्य सूची, यानी ये स्टेट वाली बात नहीं, मतलब 3 सूचियां बनेंगी आपकी, स्टेट, सेंटर और एक सूची होगी समवर्ती, यानी जहां दोनों मिलकर कानून बनाए होंगे। कितनी सूचियां होंगी? 3 सूचियां अलग से बढ़ेंगी। अब मैं केवल आंसर बता भी देता, फिर आप मेरे से जुड़ेंगे तब वहां पे आपको सारे आंसर मिलेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो युद्ध पढ़ लेंगे, तो कौन कौन से युद्ध इंपोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जब युद्ध पढ़ेंगे तभी आपको मिलेंगे, या आप आंसर सर्च करें क्या आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? इससे भारत को क्या क्या आर्थिक और राजनीतिक लाभ हुए? पानी का रासायनिक सूत्र, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां हैं, कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है, किसका क्या काम है, इसके लिए अलग से पूरे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। क्लास बहुत लंबी होगी, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे कोई डिटेल सॉल्यूशन मैथ का देना था दे दो। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, पाचन से, यानी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और डाइजेशन। आपको इनके आंसर पता होने चाहिए और डिटेल में पढ़ के पता चलेंगे। वैसे भारत में मुद्रा जारी करने के अधिकार किसके पास है? यानी मुद्रा यानी करेंसी कौन जारी करेगा? हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, पार्लियामेंट मतलब संसद और नीति आयोग, इनमें से कौन आपको करेंसी जारी करेगा? हिंदी में देख लेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में बहुत ही कुछ पढ़ने के लिए है, एक बार पूरा चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा, काफी बड़ा चैप्टर है ये। आपको लगेगा हिंदी के एक अनार से हुआ, नहीं। आप बताओ से क्या है? हिंदी में यानी बहुत सारी चीजें, अगर मैं आपसे पूछ लूं, आपसे पूछूं, बताओ के क्या है? कंठ है, तालु है, हिंदी में तो हिंदी में ही पढ़ेंगे, हिंदी में तो मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है। प्रत्येक अक्षर का अपना अलग अलग
चार्ट है, बहुत कुछ यानी वर्णमाला में पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ है, अलग से पढ़ेंगे, एक ही क्लास में नहीं पढ़ सकते। क्या है ये? परिश्रम का विलोम शब्द, विलोम पर्यायवाची याद करेंगे। जल का पर्यायवाची, सारे पर्यायवाची किसी क्लास में याद करेंगे, धीरे धीरे तब याद होगा। क्वेश्चन 29, 4 9 16 25 36 अगली संख्या, यहाँ पे बनाने लायक क्वेश्चन है ये, एक ही दिन मतलब इन्हें तो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए ये मैं बता देता हूँ, 4 9 16 25 जो सोल्व करने के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो ये क्या चली सीरीज, या सीरीज होगी, सीरीज में आपको आंसर बताने होंगे अगला नंबर किसका होगा। तो ये कैसे चला हुआ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब ये हुआ सीरीज का मतलब होगा कोई पैटर्न होगा, वो पैटर्न पकड़ना होगा। 2 3 4 5 6 के बाद नंबर होगा 7 का, तो सभी के साथ स्क्वायर हो रहा, तो अगली संख्या का भी स्क्वायर करेंगे, और 7 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 49। कितना होगा? 49। तो रीजनिंग को धीरे धीरे बुक लेने के बाद एक्स्ट्रा क्लास चलेगी तब सीख लेंगे। 29 लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये 30 वाला। 3 6 12 24 का, 3 6 12 24 से अगली संख्या बतानी, क्या बताना? लास्ट नंबर बताना। तो ये हुआ 3 6 12 24। सीरीज में अगर मान लो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो समझेंगे कि ये सीरीज कैसे फॉलो की, अगला नंबर क्या होगा, तो क्रम बताना होगा। यहाँ देखिए, दुगना किया, डबल किया, 3 को डबल करेंगे 6 बनेगा, 6 को डबल करेंगे 12 बनेगा, 12 को डबल करेंगे 24 बनेगा, और 24 को डबल करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 48, तो आंसर बनेगा 48। अब ये बताना मुझे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है ना। इसके बाद जो भी डाउट होंगे और जो भी समाधान समाधान सवाल आपके होंगे, समाधान मेरे होंगे, आपके पास कोई सवाल नहीं बचेगा। आपकी बुक, स्कूल बुक भी कंप्लीट कराई जाएगी। कैसे? आपकी कंप्लीट स्कूल बुक कराऊंगा मैं, जिस स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे उस स्कूल बुक का टोटल लाइव वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आपको ट्यूशन की आवश्यकता होगी, उसके लिए भी व्यवस्था होगी कि आपको ट्यूशन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, तो ये बिल्कुल जीरो फीस मान के चलेंगे कि नाम मात्र फीस, इससे केवल थोड़ा बहुत खर्च निकलेगा पूरी टीम का, क्योंकि ये टीम को पूरी पीडीएफ वगैरह, लाइट खर्च, तो बहुत सारे खर्च हैं, ठीक है। तो आपको ट्यूशन में भी बिल्कुल नाम मात्र फीस, मुश्किल से 50 रुपए महीने के हिसाब से पड़े, तो इसमें आपकी पूरे साल तक कवर होगा। आपका कोई डाउट भी होगा मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा हर प्रकार से। थैंक यू, जय हिंद।